नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और मैं रोज बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ही शिद्दत के साथ आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूं। और आज तारीख है 23 अप्रैल। इस करंट अफेयर्स के छोटे से वीडियो में आपको मिलेगी डिटेल, फिर वन लाइनर और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्विज। ये 3 पार्ट क्यों हैं? मेरे लिए है क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, तब जाके आपको ये पूरी तरीके से याद होगा। मैंने यूं ही नहीं सिर्फ वीडियो को, अगर मैं चाहूं तो मैं 10 मिनट का भी वीडियो बना सकता हूं डिटेल को गर्म करके, लेकिन फिर उससे आपको फायदा कहां होगा। मैं चाहता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक रिटेन रहें, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। फिलहाल ये तो करोगे तो आप अपनी मर्जी की, मेरे बोलने से कोई पूरा थोड़ा ना देख लोगे, क्योंकि आप थोड़ा तो होशियार भी हो। तो सभी लोग, जो लोग भी होशियार हैं, वो चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, सॉरी आज के करंट अफेयर्स की तरफ, और देखते हैं सबसे पहले न्यूज क्या है हमारे पास। एक एक्सरसाइज अभी की गई थी, सी विगिल नाम था उसका। सी विगिल नाम की एक एक्सरसाइज थी, और ये क्यों न्यूज में बताई जा रही है? क्योंकि ये भारत की पहली एक्सरसाइज है जिसमें भारत के राज्यों ने, जो कोस्टल एरिया पे राज्य आते हैं, उन लोगों ने भाग लिया था। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा जो भी तट रक्षक दल है, जो तट पर रक्षा कर रहा है भारत की, भारतीय सीमाओं की, समुद्री सीमा की जो रक्षा कर रहा है, उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनेगा, वो एक दूसरे की बातों को समझ सकेंगे। इसके लिए एक अभी हाल ही में हमारा चलाया गया था अभियान, जिसका नाम है सी विगिल। सी विगिल, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी विगिल नामक का अपना पहला राष्ट्र स्तरीय, तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पहला है और राष्ट्र स्तरीय तट रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास में केंद्र और देश के सभी 13 तटवर्ती राज्यों, संघीय क्षेत्रों के समुद्र से जुड़े हितधारकों की भागीदारी के साथ तट रक्षा तंत्र को एक ही साथ सक्रिय किया गया और उसमें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन किया गया। इस अभ्यास से मिले फीडबैक और उस पर किए गए विचार विमर्श को राष्ट्रीय समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। ये न्यूज आपको द हिंदू के सौजन्य से हासिल हुई है। और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। आपको बस इसका नाम जरूर याद रखना है कि अभी हाल ही में राज्यों के साथ मिलकर भारत का पहला राष्ट्रीय स्तरीय तट रक्षा अभ्यास यानी नौसेना अभ्यास कौन सा था? तो उसका नाम है सी विगिल। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? अब बेसिकली ये तो मात्र एक औपचारिकता ही रह गई है। जब ये शुरू किया गया था तब इसके ऊपर काफी सारा जोर होता था, लगभग अरबों लोग इसको मनाते थे। लेकिन अगर अब मैं आपको न्यूज में ना बताऊं या आपके समाचार पत्र आपको ना बताएं कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है, तो क्या आप विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में जानेंगे? नहीं, सब भूल जाते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी विश्व पृथ्वी दिवस को सिर्फ इस तरीके से लेते हैं क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस है, हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, चलो लिख लेते हैं या याद कर लेते हैं। असल में विश्व पृथ्वी दिवस पृथ्वी को बचाने का एक मुहिम है, एक एजेंडा है। 21 मार्च और 22 अप्रैल विश्व में 2 पृथ्वी दिवस मनाए जाते थे। अमेरिका 22 अप्रैल को विश्व वृक्ष दिवस के रूप में मनाता है, यानी कि वो कई सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और पृथ्वी को बचाने का काम करते हैं। 21 मार्च वाले का जो समर्थन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो समर्थन है वो 21 मार्च को प्राप्त है। जो 22 अप्रैल का है इसका समर्थन पूरे विश्व को, मतलब इसको जो है पूरे विश्व को समर्थन प्राप्त है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पृथ्वी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है, आपका जलवायु का परिवर्तन है, जंगलों को लगातार कम होना है, वनों का लगातार कम होना है, तो इन सभी बातों के रूप में जागरूकता, इन सभी बातों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। और थोड़ी देर न्यूज पढ़ लेते हैं। पूरे विश्व में 22 अप्रैल 2019 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सारी दुनिया में इसे सहयोग और समर्थन करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम थी प्रोटेक्ट द स्पेसीज, यानी कि जो जीव हैं या जातियां हैं उनको संरक्षित करना, यानी संततियों को बचाना है। पृथ्वी दिवस दुनिया भर में सबसे बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला नागरिक कार्यक्रम है। दुनिया भर में पृथ्वी दिवस करीब 1 अरब लोग प्रति वर्ष मनाते हैं। पहले पृथ्वी दिवस को यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना हुई थी और क्लीन एयर, क्लीन वाटर और इंडेंजर्ड स्पेसीज यानी कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और लुप्तप्राय जीव से जुड़े हुए कानूनों को स्वीकृति मिली थी। सबसे पहले पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को एक अमेरिकी सीनेट द्वारा मनाया गया था जिनका नाम था गेराल्ड नेल्सन। ये अक्सर पृथ्वी के विषय में चिंतित रहा करते थे और इस
दिवस को मनाने का जो श्रेय जाता है वो गेरार्ड नेल्सन को ही जाता है। ये अमेरिकी सीनेटर थे, मतलब अमेरिकी संसद के एक सदस्य थे। क्या याद रखेंगे? 22 अप्रैल याद रखेंगे और याद रखेंगे कि इसकी थीम क्या थी। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पृथ्वी को बचाने के लिए अगर हो सके तो प्लास्टिक कम इस्तेमाल करिएगा, कागज का इस्तेमाल कम से कम करिएगा, ताकि रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उसमें पेड़ बचें। कोई भी ऐसा काम जिससे पेड़ बचाए जा सके, और हो सके तो पेड़ लगा भी लीजिएगा। और इस तरीके से आप भी पृथ्वी दिवस हर साल मनाइए और 22 अप्रैल को मनाइए। अगली जानकारी है कि महाराष्ट्र में एक इंटरेक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च किया गया है। इंटरेक्टिव बर्ड पार्क का मतलब यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में गोराई में एक एसएल वर्ल्ड ने एक इंटरेक्टिव बर्ड पार्क यानी कि स्वतंत्र पक्षी विहार लॉन्च किया। यह बर्ड पार्क अपनी तरह का पहला पक्षी विहार है जहां लोग पक्षियों को छू सकते हैं तथा उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा बर्ड पार्क स्थापित करना है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता हो। लगभग 1.4 एकड़ क्षेत्र में फैला अपनी तरह का पहला वर्षा वन थीम वाला पार्क 60 से अधिक प्रजातियों के 500 से अधिक विदेशी पक्षियों का एक घर है। इस पार्क में जलीय पक्षियों के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं और उनके प्रजनन की विशेष व्यवस्था की गई है। तो अपनी तरह का सबसे पहला इंटरेक्टिव बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है? वो महाराष्ट्र मुंबई के गोराई में बनाया गया है। किसने बनाया? एसएल वर्ल्ड ने बनाया। बस इतना ही याद रखेंगे तो आपके पेपर का काम हो जाएगा। अगली जानकारी के लिए चलते हैं। अगली जानकारी है आईएनएस इंफाल। अभी हाल ही में नौसेना प्रमुख सुनील लांबा द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन आईएनएस इंफाल को, जो एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया। यह जहाज भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया है। यह परियोजना 15B के तहत तीसरा जहाज है। इस परियोजना का पहला जहाज निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। परियोजना 15 यानी कि 15 परियोजना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर टाइप के जहाज डेवलप करने की योजना है। सबसे पहले 15 आई थी जिसमें 3 जहाज बने थे, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस कोची, आईएनएस कोची। ये 3 जहाज बने थे, दिल्ली, मैसूर और मुंबई। आईएनएस मैसूर और मुंबई। फिर इसके बाद पहले 15 आई थी तो दिल्ली, मैसूर और मुंबई बने थे, जिनको दिल्ली लेवल का जहाज कहा जाता है। ये भी मझगांव डॉक लिमिटेड शिप बिल्डर द्वारा बनाए गए थे। फिर 15A आई कोलकाता, कोची और चेन्नई को लेकर। फिर 15A आई जिसमें 3 जहाज बनाए गए, आईएनएस कोलकाता, चेन्नई और कोची। उसके बाद 15B आई। ये किसके अंदर बनाया गया है? ये बनाया गया 15B, यहां परियोजना 15B। एक जहाज है बेंगलोर, एक है विशाखापट्टनम और एक तीसरा है इंफाल। तो 3 जहाजों की ये श्रेणी है और सभी अपग्रेडेड वर्जन में चल रहे हैं। पहले वाले जहाजों को 15 वाले को दिल्ली स्तर का जहाज कहते हैं, दूसरे वाले को कोलकाता स्तर का, और इसको कहते हैं बेंगलोर स्तर का जहाज। धीरे धीरे इनमें जो भी सुविधाएं हैं, जो भी लड़ाई से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो अभी हाल ही में कौन सा जहाज कमीशन किया गया है? वो है आपका इंफाल। चाय, सुबह उठते हैं, चाय तो आपने पी ही ली होगी, अब तक नहीं पी होगी तो पी लीजिएगा। वैसे चाय पीना अच्छी बात नहीं है, पीना भी नहीं चाहिए। एशियाई चाय गठबंधन बनाया गया है अभी। किसका गठबंधन? एशियाई चाय गठबंधन। एशियाई चाय गठबंधन क्यों बनाया है, बात करते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो चाय का प्रोड्यूसर है वो चाय और चाय से चाइना। तो चीन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाय को प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है भारत का, फिर उसके बाद केनिया का नंबर आता है। तो 3 विश्व के सबसे ज्यादा चाय निर्माता देश कौन कौन से हैं? चीन, और फिर भारत, और फिर आपका ये केनिया। तो अभी हाल ही में चाय के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान और साथ ही चाय के वैश्विक प्रचार के लिए एशियाई चाय गठबंधन यानी कि एशिया टी एसोसिएशन चाय की फसल और उपभोग करने वाले 5 देशों की यूनियन को चीन के गुझाओ में लॉन्च किया गया। तो ये 5 देशों की एक कमेटी है जिसको लॉन्च किया गया। कौन कौन है गठबंधन में? भारतीय चाय संघ, चीन चाय विपणन संघ, इंडोनेशियाई चाय विपणन संघ, श्रीलंका चाय बोर्ड और जापान, यानी कि जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, भारत,
ये कितने देश हो गए? 5 देशों का एक गठबंधन अभी हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? ये चाय गठबंधन लॉन्च किया जाएगा चीन के गुइझोउ शहर में। तो एशियाई चाय गठबंधन के बारे में उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं भाई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे विशेष पुलिस आयुक्त सुनील कुमार गौतम जी। सुनील कुमार गौतम जी को उनकी पुस्तक संविधान काव्य के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है। उन्हें गृह मंत्रालय के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुस्तक सरल और काव्यात्मक रूप में संविधान के प्रावधानों को प्रस्तुत करती है। एक्चुअल में उन्होंने संविधान को काव्य के फॉर्म में लिख दिया है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसके फॉर्म में लिख दिया है? उसको एज ए उन्होंने पोइट्री के फॉर्म में लिख दिया है। उस तरीके से तो उसको पढ़ना आसान है, थोड़ा सा याद करना आसान है। तो अगर आपको ये पुस्तक मिले तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, संविधान काव्य नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सुनील कुमार गौतम जी ने। और इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार दिया गया है। अगली जानकारी है रिलायंस रिटेल से। रिलायंस रिटेल्स का है आपकी खुशी हमारी खुशी, आपकी खुशी हमारी खुशी। रिटेल सेक्टर आप जानते हैं, रिटेल सेक्टर वो होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर और आपका जो कंज्यूमर होता है उसके बीच की कड़ी होती है। भाई आपको कुछ लेना है तो क्या आप डायरेक्ट कंपनी से लेते हो? नहीं, आप मॉल जाते हो या फिर आप किसी परचून की दुकान पे जाते हो या कहीं किसी दुकान से लेते हो। तो ये जो आपका दुकान वाले को जहां से सामान मिलता है वो रिटेल सेक्टर से मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रिलायंस रिटेल वार्षिक राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाली भारतीय रिटेल कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के खुदरा उद्यम ने 2018-19 में 1,30,556 करोड़ रुपए की आय अर्जित की, जो पिछले वर्ष के लिए 69,198 करोड़ रुपए से 89% अधिक है। रिलायंस रिटेल 10,000 से अधिक संचय को पार करने वाला पहला भारतीय रिटेलर भी बन गया है। तो अभी हाल ही में कौन सी रिटेल कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की है? तो वो आपकी है रिलायंस रिटेल। अगली बात करेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप पब्लिक द्वारा जारी 2019 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 100 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत 17वें स्थान पर आया है। पिछले वर्ष यह 37वें स्थान पर था। रिपोर्ट में अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत के आधार पर देशों की रैंक करती है। यह रैंकिंग के लिए 1000 शहरों और 100 देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ध्यान में रखा जाता है। चीन 27वें स्थान पर था। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलोर, नई दिल्ली और मुंबई शीर्ष शहर थे। स्टार्टअप क्या होता है? कोई भी बिजनेस को शुरू करना, कम पूंजी और लागत में उसे स्टार्टअप की संज्ञा दी गई है, जिसको कम लागत में शुरू किया जा सके और आगे चल के उनके बिजनेस में और बहुत सारे तथ्य जोड़ने के या बहुत सारे एरियाज का या बहुत सारे फैक्टर्स जोड़ने की आशंका हो। ऐसे बिजनेस को, ऐसे शुरू किए गए बिजनेस को स्टार्टअप कहा जाता है, जिसके लिए सरकार बहुत सारा अनुदान भी देती है और सरकार बहुत सारी मदद भी कर रही है। क्योंकि भारत में स्टार्टअप को लेके कई सारे प्लान चलाए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, ये सब स्टार्टअप प्लान है, जिसकी वजह से भारत में स्टार्टअप शुरू करने का एक नया माहौल बना है। और इस माहौल की वजह से भारत 37वें से कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 17वें स्थान पर पहुंच गया। अगली जानकारी है क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्रीनाथ को जीव विज्ञान प्रणाली, वैश्विक मुद्दों और सतत विकास के अनुप्रयोगों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है या उन्हें शामिल किया गया है। उन्होंने बेंगलोर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE किया है, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, तथा वर्तमान में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में केस GIMNI ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कौन अभी हाल ही में क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? वो है श्री श्रीनाथ। ठीक है, चलिए अगली जानकारी करते हैं। अगली जानकारी है वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के लिए वीर चक्र की सिफारिश की गई। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए वीर चक्र की सिफारिश की है। गौरतलब है कि विंग कमांडर अभिनंदन विश्व के एकमात्र पायलट हैं जिन्होंने F-16 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को बहुत पुराने MiG-21 बाइसन से मार गिराया। इसके साथ साथ विंग कमांडर अभिनंदन का स्थानांतरण भी किया गया है। अब उन्हें पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। तो ये जो वीर चक्र है, इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 तरह के पदक होते हैं। सबसे पहला होता है परमवीर चक्र, परमवीर के बाद आता है महावीर चक्र और महावीर के बाद आता है वीर चक्र।
एक अलग मेडल और होते हैं अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के बाद आपका आता है शौर्य चक्र। ठीक, ये तीनों युद्ध काल के मेडल हैं, जबकि ये तीनों शांति काल के मेडल हैं। अगर भारत किसी युद्ध में फंसा हुआ है, उसमें कोई बहादुरी के प्रदर्शन करता है, तो ये तीनों मेडल से नवाजा जा सकता है। लेकिन शांति काल के समय में ये तीनों मेडल हैं। परमवीर चक्र आपका युद्ध के समय का सर्वश्रेष्ठ मेडल है, जबकि अशोक चक्र शांति के समय का सर्वश्रेष्ठ मेडल है। परमवीर चक्र का जो फीता होता है वो बैगनी कलर का होता है। महावीर चक्र का जो फीता होता है वो आधा सफेद होता है, आधा सफेद होता है और आधा नारंगी रंग का होता है। जबकि वीर चक्र का जो फीता होता है आधा नीला होता है और आधा नारंगी रंग का होता है। शांति काल में दिए गए तीनों चक्र के फीते हरे कलर के होते हैं। अशोक चक्र में बीच में एक ऑरेंज कलर की पट्टी होती है, इसमें 2 पट्टियां होती हैं और इसमें 3 पट्टियां होती हैं। अगर बात करें तो कीर्ति चक्र को महावीर चक्र के बाद माना जाता है और शौर्य चक्र को कीर्ति चक्र के बाद माना जाता है। बाकी यही हो गया। परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर चक्र 21 लोगों को अभी तक दिया गया है। सबसे पहले सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था और अभी सबसे बाद में 21वें नंबर पे कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध में शहीद होने पर दिया गया था। तो ये थी थोड़ी सी पदक से जुड़ी हुई जानकारी जो आपको हो सकता है समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो। अब हम लोग चलते हैं आज के वन लाइनर की ओर और देखते हैं आज के वन लाइनर क्या है। एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में। हाल ही में किस भारतीय सेना ने सेवा विगिल, सी विगिल, सेना यहां कर लीजिएगा, किस भारतीय सेना ने सी विगिल नामक अपना पहला राष्ट्रहित तटरक्षा अभ्यास संपन्न किया था? वो भारतीय नौसेना ने सी विगिल नाम का एक तटरक्षक अभ्यास था, जो पहला राष्ट्र स्तरीय तटरक्षक अभ्यास था, उसको अभी हाल ही में संपन्न किया। पूरे विश्व में किस दिवस को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थीम लिख के बताना। आज के आंसर आपका क्वेश्चन ये है कि 22 अप्रैल की जो थीम थी इस बार, वो थीम क्या है? हाल ही में कहां एसएल वर्ल्ड ने एक इंटरेक्टिव बर्ड पार्क यानी स्वतंत्र पक्षी विहार लॉन्च किया है? तो मुंबई में उन्होंने, महाराष्ट्र के मुंबई में उन्होंने ये पक्षी विहार बनाया जहां लोग पक्षियों को छू सकेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हाल ही में नौसेना प्रमुख ने कौन सा नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया है? तो वो है आईएनएस इम्फाल। ये परियोजना 15B यानी कि प्लानिंग 15B के अंतर्गत लॉन्च किया गया। हाल ही में एशियाई चाय गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया? तो एशियाई चाय गठबंधन चाय के सबसे बड़े उत्पादक चीन द्वारा उनके गुइझोउ प्रांत में लॉन्च किया गया। हाल ही में किसको पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुनील कुमार गौतम, वरिष्ठ पुलिस उच्चायुक्त को आयुक्त को सुनील कुमार गौतम जी को संविधान काव्य के रूप में लिखने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व टर्नओवर पार करने वाली कौन सी पहली भारतीय रिटेल कंपनी बनी है? तो वो है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल का मोटो है आपकी खुशी हमारी खुशी। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल स्टार्टअप में भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष ये 37वें स्थान पर था। हाल ही में किसको क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो श्री श्रीनाथ हैं, जो जीव विज्ञानी हैं। इनको अभी हाल ही में क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में वायुसेना ने किसके लिए वीर चक्र की सिफारिश की है? तो वो है विंग कमांडर अभिनंदन, जिनके बारे में बहुत सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अगली जानकारी लेते हैं। अब क्विज के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना ने सी विगिल नामक अपना पहला राष्ट्र स्तरीय तटरक्षा अभ्यास संपन्न किया है? तो वो भारतीय नौसेना है, जिसने सी विगिल नाम का एक कोरल 13 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से मिलकर एक कोस्टल अभ्यास लॉन्च किया था, ताकि जो इंटरनल कोस्टल गार्ड हैं, जो भी यहाँ पर तटरक्षक बल हैं, वो आपस में सामंजस्य बिठा सकें और कोई बात अगर उनको बताई जाए तो उनको समझ में भी आ सके। पूरे विश्व में किस दिवस को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल 22 अप्रैल 2019 को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। हाल ही में कहां एसएल वर्ल्ड ने एक इंटरेक्टिव बर्ड पार्क यानी पक्षी विहार लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में एसएल वर्ल्ड ने मुंबई में एक पक्षी विहार लॉन्च किया है। हाल ही में नौसेना प्रमुख ने कौन सा नया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया है? तो गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, उसका नाम है आईएनएस इम्फाल। ये बेंगलोर, विशाखापट्टनम और इम्फाल, ये 15B में बनाए गए हैं। 3 जहाज उनमें से एक है 15B योजना।
हाल ही में एशियाई चाय गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो एशियाई चाय गठबंधन है वो चीन ने अपने गुइझोउ प्रांत में लॉन्च किया है। इसमें 5 देश हैं, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, चीन। तो ये 5 देश हैं जो इसमें एक साथ चाय गठबंधन मतलब चाय के व्यापार को थोड़ा सुगम बनाएंगे। हाल ही में किसको पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह सुनील कुमार गौतम, जिनको अभी हाल ही में पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने एक जो संविधान काव्य नाम की एक पुस्तक लिखी है उसमें संविधान को काव्य के रूप में बता दिया है। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पार करने वाली कौन सी भारतीय रिटेल कंपनी बनी है? तो ये है रिलायंस रिटेल, जिसका मोटो है आपकी खुशी हमारी खुशी। अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सा रैंकिंग प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है वो 17वीं है। पिछले साल ये रैंकिंग 37वीं थी। भारत ने अपने माहौल को सुधारा है, लोग स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इस माहौल से जुड़ी हुई जानकारी की इस वजह से भारत की रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार हुआ है। हाल ही में किसको क्लीवलैंड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो श्री श्रीनाथ जी को अभी हाल ही में क्लीवलैंड फेम ऑफ इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये एक जीव विज्ञानी है। हाल ही में वायुसेना ने किसके लिए वीर चक्र की सिफारिश की है? तो वो है विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान में फंस गए थे और वहां से वापस आए थे। उनके लिए वीर चक्र की सिफारिश की गई है कि उनको वीर चक्र दिया जाए। ये युद्ध के समय किसी भी जो भी सैनिक होते हैं वो अगर बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं तो उनको दिया जाता है। ये अवार्ड मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट जो मेडल होता है, सबसे जो बड़ा मेडल है, सर्वोच्च सम्मान है, वो परमवीर चक्र है। फिर उसके बाद महावीर चक्र और फिर उसके बाद वीर चक्र आता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर कल। बाय बाय।